भाई ने अपनी बहन के लिए इतना सब कुछ कर दिया कि घर वाले देखकर दंग रह गए। रक्षाबंधन पर कहानी। गांव की अपनी एक अलग ही सभ्यता होती है। गांव आज भी अपनी संस्कृति को संजो के रखने में सबसे आगे हैं। ये कहना गलत ना होगा कि आज संस्कृति अगर जिंदा है तो गांव की एक बड़ी भूमिका है इसमें। शिव की नगरी बनारस से 80 से 90 किलोमीटर दूर था जिला सोनभद्र। वहीं था एक कस्बा रॉबर्ट्सगंज, जिसे वहां के निवासी प्यार से रापड़गंज ही कहते थे। यहीं से कुछ 10 से 12 किलोमीटर दूर था बहुआर। एक औसत भारतीय गांव के जैसा ही गांव था बहुआर गांव। आस पड़ोस के गांवों से सबसे संपन्न था बहुआर। बहुआर के लगभग सभी घर आधे कच्चे और आधे पक्के थे। इन घरों के झुरमुट में एक अलग ही आकर्षण था। गांव के बीचों बीच बानी उस विशालकाय कोठी का सबके बीच कौतूहल का विषय रहती थी। वो आलीशान कोठी, ये कोठी थी जमींदार रघुपति नाथ त्रिपाठी की। ईश्वर ने रघुपति नाथ को सब कुछ खुले हाथ से दिया था। शान शौकत ऐश्वर्य वैभव, किसी भी तरफ से रघुपति नाथ को ईश्वर से कभी शिकायत ना रही। शादी भी ऐसी लड़की से हुई जिसे बड़ी फुर्सत से खुद ईश्वर ने रच बस के गढ़ा था। उतनी रूपवती स्त्री पूरे गांव तो दूर पूरे जिले में ना थी। ईश्वर सब कुछ दे दे और कोई कमी ना छोड़े तो शायद ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए। बस ऐसी ही नियति थी रघुपति नाथ की। शादी के समय रघुपति नाथ थे 14 बरस के और उनकी बालिका वधू सरोज थी 10 बरस की। शादी तो हो गई और गौना हुआ 7 बरस बाद। अब सरोज 17 बरस की नवयुवती थी। रंग रूप में तो रघुपति नाथ भी किसी से 19 के ना थे, पर सरोज के आगे कुछ फीके ही नजर आते थे। वक्त ने अपनी रफ्तार पकड़ रखी थी। गौना हुए भी 10 बरस हुए, पर सरोज एक बच्चे का मुंह देखने को तरस गई। सरोज ने भी हार ना मानी। देवी देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। ईश्वर को डिगाने के लिए उसकी कठिन तपस्या कम थी। शायद इसलिए उसने आंसुओं का सहारा लिया और अंततः आंसुओं से ईश्वर का हृदय पिघला दिया। 10 बरस के लंबे अंतराल के बाद रघुपति नाथ के घर भी किलकारियाँ गूंजी। जन्म हुआ एक बहुत ही प्यारे से बेटे का, जिसका नाम रखा गया मानवेंद्र त्रिपाठी। प्यार में सब उसको मन्नू ही बुलाते। जमींदारों के घर में नौकर चाकर की फौज रहती है। त्रिपाठी निवास भी इसका उपवाद ना था। हर काम के लिए नौकर थे। कुएं से पानी निकालने का जिम्मा था बुधिया कहारिन के सिर। बुधिया के पति की बुखार से जब मौत हुई तब उनकी बिटिया पार्वती उर्फ पर्वतिया 2.5 से 3 साल की ही थी। अब उसको अकेले कहाँ छोड़ा जाए, यही सोच के बुधिया अपनी बेटी के साथ ही हवेली पे आती। बुधिया की गरीबी पे तरस खाया सरोज ने या उसके अकेलेपन पे, ये तो दावे के साथ कोई नहीं कह सकता। वजह चाहे जो हो, सरोज ने हवेली के एक कमरे में बुधिया का घर बसा दिया। जब से बुधिया ने हवेली में रहना स्वीकार किया, पर्वतिया की तो लॉटरी लग गई। भरपेट खाना, शाम में झूले की पींगे और रात को नरम बिस्तर की नींद, कुल मिला के अब कोई कमी ना थी उसको। बच्चों की गणित अक्सर बड़ों की गणित से अलग होती है। डॉक्टर के गणित के हिसाब से सरोज दोबारा मां नहीं बन सकती थी। 8 बरस के मन्नू के गणित के हिसाब से मन्नू के परिवार की पूर्ति के लिए एक बहन चाहिए थी। मन्नू को एक बहन की ज़रूरत ऐसी थी जैसे मछली को पानी की। जब पूरा गांव राखी के त्यौहार के जश्न मनाता, सरोज को लगता कि मन्नू रो रो के पूरा गांव डुबा देगा। मन्नू रोज़ शाम में सरोज से एक बहन के लिए बाल हट करता। जब से बुधिया और पर्वतिया हवेली में आ बसे, मन्नू के व्यवहार में ज़मीन आसमान से फ़र्क आया था। पर्वतिया दिन भर मन्नू के आगे पीछे मन्नू दादा की रट लगाती फिरती। दोनों में उम्र का 5 बरस का फासला ज़रूर था, पर दोनों में जल्द ही बड़ा गहरा प्यार हो गया। अब मन्नू भी पर्वतिया के बिना ना खाना खाता ना अकेले खेलता। बुधिया अंदर ही अंदर डरती रहती कि कहीं मालिक इसको हवेली से बाहर ना फेंक दें। पर्वतिया को समझाती कि मन्नू बाबू से दूर रहे, पर दोनों बच्चों को कोई अलग ना कर पाता। जब राखी का त्यौहार आया,
पर्वतिया ने जिद करके सबसे सुंदर राखी अपने मन्नू दादा को बांधी। मन्नू दादा भी खुद में फूले ना समाये। रुपया पैसा कपड़े छम छम करती पायल से पर्वतिया को खुश कर दिया गया। एक बार जो राखी का सिलसिला शुरू हुआ, जिंदगी भर का नियम बन गया। हर बार पर्वतिया की राखी सजती मन्नू की कलाई पे। दोनों बच्चे साथ में बड़े हो रहे थे। मन्नू की इच्छा थी एक बड़ा डॉक्टर बनने की, तो इसी सपने को सच करने मन्नू को महाकाल की नगरी जाना पड़ा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मन्नू MBBS की पढ़ाई करने लगा। मन्नू हर महीने घर आता और अपनी बुधिया काकी और पर्वतिया को भी उनके हिस्से का समय देता। सरोज और रघुपति नाथ अपने बेटे को देख फूले ना समाते, पर सरोज को मन्नू और पर्वतिया के रिश्ते से बड़ी कुढ़न होती। भला ब्राह्मण के बेटे की बहन कहारिन की बिटिया कैसे हो सकती थी। वो जब भी दबी जुबान में कुछ कहने की कोशिश करती, रघुपति नाथ और मन्नू दोनों अपनी दलीलों से उनका मुंह बंद कर देते। अम्मा, पर्वतिया की जात छोटी हो सकती है, उसका प्यार नहीं। मेरी ज़िंदगी में मेरी बहन का कद बहुत ऊंचा है। वो ना होती तो सारी ज़िंदगी मैं बिना राखी बंधवाए ही मर जाता। मन्नू ने हर बार की तरह पर्वतिया की वकालत की। घर में तो तेरी बहनें हैं ना। अरे चाचा, ताऊ, मौसा, बुआ, मामा, इन सबकी बेटियों में क्या कमी थी। सरोज की बराबर का मोर्चा संभालती। पर्वतिया बचपन से मेरे साथ रही, मेरा कितना ध्यान रखती है। अभी कह दो कि मुझे बुखार आ गया, धरती आकाश एक कर देगी। मन्नू ने बहस खत्म करने के लिए आखिरी पैतरा आजमाया। सरोज ने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। बुधिया मालकिन की स्थिति समझती, पर कुछ कहने का साहस ना होता। कभी उसमें बुधिया को हर वक्त यही चिंता लगी रहती कि अगर उसको कुछ हो हवा गया तो जवान होती पर्वतिया का क्या होगा। इसी उधेड़-बुन में उसने पर्वतिया की शादी का निर्णय लिया। इस बार जब मन्नू घर आया तो पता चला कि 14 से 15 वर्ष की पर्वतिया की शादी तय हो गई थी। मन्नू इस शादी के सख्त खिलाफ था, पर इसी शर्त पे माना कि पर्वतिया के 18 बरस के होने तक गौना ना होगा उसका। बुधिया भी मन्नू की कोई बात ना टालती थी, सो ये बात भी ना टाल गई। सरोज को लगा कि उसकी मुराद ईश्वर ने बिना कहे सुन ली। एक बार पर्वतिया ससुराल चली गई, फिर अपनी ज़िंदगी में रम जाएगी और मन्नू के सिर से भी इसका भूत खुद ही उतर जाएगा। कुछ ही दिनों में पर्वतिया सज धज के दुल्हन बन गई। अब पर्वतिया का नया नाम सरजू के मेहरारू हो गया। जैसा कि मन्नू की शर्त थी, पर्वतिया की डोली विदा होके सरजू के गांव हिनौता के शीतला माता मंदिर गई। वहां नए दूल्हा दुल्हन ने पूजा की और बालिका वधू अपने गांव वापस आ गई। उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं कि वीडियो कॉल के दौर शुरू हो जाएं। सरजू 12वीं में था और पर्वतिया 10वीं में। शादी के कुछ ही दिन बाद दिवाली पड़ी तो मन्नू ने पर्वतिया के घर फल, मिठाई, ससुराल वालों के लिए कपड़े वगैरह भेजे। जो भी सुनता मन्नू की बड़ी तारीफ करता कि बिन बाप की बेटी के बड़े भाई होने का फर्ज निभाना तो कोई मन्नू भाई से सीखे। जब बोर्ड इम्तिहान के रिजल्ट की बारी आई, सरजू बाबू किसी तरह अपनी इज्जत बचा पाए, पर पर्वतिया ने जिले में 7वां स्थान हासिल किया। मन्नू दादा के पीछे बचपन में घूमते घूमते ना जाने कब पर्वतिया भी सफ़ेद कोट के सपने बुनने लगी। जब जिला टॉपर में से एक बनी तो उसके अंदर की खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। बुधिया की चिंता जरूर बढ़ गई कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की के नखरे कौन सहेगा। पढ़ाई बंद करने पर जोर देने लगी बुधिया। एक बार फिर मन्नू ने बीच में पढ़ के सिर्फ 12वीं तक पढ़ने की अनुमति मिल गई। पर्वतिया को लगने लगा कि मन्नू दादा इंसान नहीं देवदूत हैं। जब भी कोई मुसीबत आती दादा उसको बचा लेते हैं। मन्नू जब भी घर आता अपने मेडिकल कॉलेज के किस्से सुनाता तो पर्वतिया को लगता कि कोई अलग ही दुनिया है। उसका मन ललचाता आगे की पढ़ाई के लिए। भारी भरकम किताबें उसको बड़ी अच्छी लगती। सपनों की दुनिया में वो कई बार डॉक्टर बन भी चुकी थी,
पर वास्तविकता के धरातल पर जब आती तो दुखी हो जाती। जब 12वीं का रिजल्ट आया, पर्वतिया जिले में तीसरे स्थान पे थी। 12वीं के रिजल्ट ने पर्वतिया के अंदर एक नया जोश भर दिया। पर सच ये था कि उसके ससुराल वाले अब गौने की जिद करने लगे थे। अब तक सरजू बाबू टमाटर की खेती में अपने बापू के हाथ बटाने लगे थे। आगे के पढ़ाई का साहस वो जुटा ना सके। गौने की जिद में देखा जाए तो कुछ गलत भी नहीं था। पर्वतिया अब 18 बरस की होने को थी। अब निजी जिंदगी में कोई नाप तोल तो चलती नहीं। अब पर्वतिया इंटर पास कर चुकी थी। बुधिया को उसकी समधन ने ज्ञान दिया। अरे ओ बुधिया, तोहरे बुद्धे जिन काहे लईकी के पढ़ावे लिखावे के जरूरत। अब भेजा तू हमार बहुरिया हमरे घर, अपन गिरस्ती संभाली त सब भूत कपारी पे से उतर जाई। ढेर बात ना बतिया तू, खाए भर का कौनो कमी नाही बा हमारे घर। नौकरी करवावे के नहीं हमका, 4 पैसा हाथ में आई त ढेर मन बढ़ी करही के। ऐसन कर तू अब की कार्तिक पर्वतिया के विदा कर, हमरी दिवाली बहुरिया के आवे से रोशन हो जाई। लड़कों वाले की इच्छा से ही सदा से काम हुए हैं। पति ही अपनी पत्नी का भाग्य रचयिता रहा है। अनंत काल से पर्वतिया के साथ कुछ अलग होने की उम्मीद ना थी। जिद पर्वतिया की भी थी। वो अपने भविष्य के साथ समझौता करने को तैयार ना थी। किसी से कुछ बोलती भी ना थी। उसकी आंखों में उसके जुनून को साफ पढ़ा जा सकता था। बुधिया अब पर्वतिया की विदाई के लिए सामान सहेजने लगी। सरोज की खुशी का अलग ही कारण था। उसको लगता था कि अब की बार की राखी मन्नू और पर्वतिया की आखिरी राखी होगी। कौन सा कल को उसका पति रोज रोज पर्वतिया को लेकर आएगा। बस जाए ये अपनी ससुराल एक बार। उसकी ससुराल का गांव हिनौता वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं था। अब मन्नू सगा भाई तो है नहीं, इसलिए सरोज को पूरा भरोसा था कि ये धागे के रिश्ते धागे से ही नाजुक होंगे, टूटने में देर ना लगेगी। हकीकत यही है कि इंसान सोचता कुछ और है, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है। ईश्वर की इच्छा कहाँ इंसान की सोच की गुलामी हो सकती है। ईश्वर की इच्छा और इंसान के सपनों में तारतम्य अक्सर कम ही हो पाता है। इधर बुधिया पर्वतिया की विदाई की बाट जो रही थी, उधर विदाई तो किसी और की ही लिखी थी। सावन महीने में महाकाल की नगरी की छटा देखते ही बनती है। इस बार के सावन को डेंगू बुखार ने फीका कर दिया। डेंगू बुखार ने सबको डरा रखा था। इसी बुखार की चपेट में सरजू बाबू आ गए। 21-22 साल की भरी जवानी में जब इंसान सपनों की दुनिया के सैर करता है, उस उम्र में सरजू बाबू स्वर्गलोक की सैर को कूच कर गए। पीछे छूट गए रोते बिलखते माँ बाप और पर्वतिया को समझ ही नहीं आ पा रहा था कि वो कुंवारी कन्या थी या विवाहिता या विधवा। विलाप करे भी तो किसका। पति जो उसको छोड़ के चला गया, उसकी तो कोई भी याद भी ना थी। पर्वतिया को सामने आ जाता तो पहचान भी ना पाती। सभी ने सरजू की अकाल मृत्यु का दोष बहुत आसानी से पर्वतिया की मनहूस किस्मत से जोड़ दिया। राखी के एक दिन पहले मन्नू जब गांव पहुंचे तो उनका स्वागत दूर तक पसरे सन्नाटे ने किया। पूरा गांव पर्वतिया को अपनी बिटिया मानता था। बिटिया के वैधव्य का दुख पूरे गांव में पसर गया था। मन्नू को देखते ही पर्वतिया उसके गले लग फूट फूट कर रोई। 3 से 4 दिन से जो आंसू आंखों से बाहर आने को तड़प रहे थे, वो भाई को देखते ही बह निकले। पर्वतिया का दिल रो रो कर हल्का हो गया था। अगले ही दिन बुधिया ने मन्नू से पर्वतिया को हिनौता भेजने की बात की। पर्वतिया के सास की मानसिकता से वो पहले ही परिचित था। काहे पर्वतिया को मारे पे तुली हो काकी, हीरा सी लड़की के पत्थरों बराबर कदर ना हुई हिनौता माँ। का करी वहाँ टमाटर के खेतन माँ काम करी हूँ। कान खोल के सुनला सब जन। पर्वतिया कहूँ ना जाई, ऊ पढ़ाई करी, ऊ का मौका देव हम। ओकरा बड़का भाई कोई अगर पर्वतिया के हिनौता भेजे की बात करी ते हमारी लाश पे से गुजरी। मन्नू को इतने गुस्से में कभी किसी ने ना देखा था। सरोज, बुधिया और इकट्ठा हुए गांव वाले
एक एक करके धीरे से खिसक लिए। वहाँ बचे मन्नू, सरोज, रघुपतिनाथ, बुधिया और पर्वतिया। पर्वतिया की किस्मत का फैसला लिया तो ईश्वर ने, पर उसको अमल में लाने के लिए ईश्वर ने मन्नू को ही चुना। बहुत देर तक पसरी एक अजीब सी खामोशी को मन्नू ने ही तोड़ा। पर्वतिया, खाली नाम की ही बहिन ना हो हमार, हम एकरे खातिर जान देव सकिथन और लेव सकिथन। पर्वतिया आगे पढ़ी पढ़ी और डॉक्टर बनी। इस साल वो तैयारी करी और अगले साल इम्तिहान देई। पास हुई गई त डॉक्टर बनी और ना पास भई त डिग्री का पढ़ाई करी, नौकरी करी ऊ। और तब सोची कि जिंदगी का करे के है। मन्नू ने बुधिया को समझाने के बहाने सरोज को भी समझा दिया। मन्नू को इकलौते होने का मतलब अच्छे से पता था। पर्वतिया की आंख से गंगा जमुना बहे जा रही थी। अगले कुछ महीने पर्वतिया ने जी जान से पढ़ाई की। आखिरकार मेहनत के आगे परिस्थितियों को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। पर्वतिया को प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में दाखिला मिल गया। इस साल का ह्यूबेट मेडल और चांसलर मेडल जीतने वाली छात्रा एक ही है, और वो कोई और नहीं, वो है डॉक्टर पार्वती। माइक पे उद्घोषक की आवाज़ तालियों के गड़गड़ाहट में कहीं गुम हो गई। बुधिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या सोचे, कैसे भगवान का शुक्रिया अदा करे। रघुपतिनाथ अपने बेटे के फैसले को आज दिल से शाबाशी दे रहे थे। सरोज ने भी पर्वतिया को अपनी बिटिया मान लिया था। आज मन्नू को लग रहा था कि पर्वतिया की राखी के कर्ज का कुछ अंश तो चुका ही दिया था। सच ही तो है, माँ के दूध का कर्ज और बहन की राखी का कर्ज शायद उतार पाना इतना आसान नहीं होता। कौन कहता है कि राखी का धागा कमज़ोर होता है? इसकी मजबूती के अंदाज़ा सिर्फ निभाने वाला ही जानता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए, और या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को।